हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमको एजुकेशन। मैं शिवानी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने जो हिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू किया हुआ है और साथ में जो इम्पॉर्टेंट बायोग्राफीज़ हैं उनको भी कवर कर रही हैं। आज मैं एक ऐसे ही इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आपसे बताने जा रही हूँ जो राजपूत क्लैन से बिलोंग करते हैं। बेसिकली सिसोदिया क्लैन से ये बिलोंग करते थे और इनका नाम था महाराणा संगा। जैसे बाकी हमने जो इम्पॉर्टेंट राजपूत रूलर्स थे उनके बारे में पढ़ा, वैसे ही जो महाराणा संगा हैं उनकी भी अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है इतिहास में, राजपूत स्टेट्स के अंदर, उनके जो क्लैन है उसके अंदर। ठीक है, अगर बात करें हम इनकी बैटल्स की तो ये अपनी पूरी लाइफ पे 100 बैटल्स को लड़ते हैं, जिसपे से जो 99 बैटल्स होती है उनको ये जीत जाते हैं और एक ही बैटल होती है जिसपे ये हारते हैं। वो बैटल होती है इनकी बाबर के साथ, जिसको जाना जाता है बैटल ऑफ खांडवा के नाम से। अपने आप में बहुत ही हम कहेंगे कि ये अपनी नैतिकता के लिए, ठीक है, अपनी मर्यादा के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। जो सब लोग थे वो उनकी सुनते थे। जैसे कि हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं राजपूत में कि अगर हमेशा कहीं जो राजपूतों में अगर कमी दिखाई दी है तो वो ये थी कि वो लोग यूनिटी में नहीं थे। उनके अपने अलग अलग डिफरेंट क्लैन हुआ करते थे और वो अपने क्लैन को ही सिर्फ प्रोटेक्ट करते थे। अगर उनमें यूनिटी होती तो कभी जो मुस्लिम रूल है वो इंडिया में स्टैब्लिश ही नहीं हो पाता। लेकिन सबसे बड़ी जो कमी है, अपने आप में बहुत ही बहादुर ज़रूर होते थे लेकिन यूनिटी नहीं देखी जाती थी। तो लेकिन महाराणा संगा की अगर हम बात करें तो ये ऐसे थे जो लोगों को जोड़ के रखना जानते थे। इनको पता था कि अगर ये यूनिटी में रहेंगे तो कोई बाहर से आकर इन पर अटैक नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो ये सब एक साथ मिलकर उसको हरा के यहाँ से भगा देंगे। तो इसीलिए इन्होंने बहुत सारे जो राजपूत क्लैन हैं उनके साथ मिलकर बहुत जो बड़ी बड़ी जो बैटल्स हैं उनको लड़ा। तो इसीलिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 बैटल्स होती हैं और उसमें सिर्फ एक ही ऐसी बैटल होती है जिसको ये हार जाते हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसे योद्धा थे जिनका एक हाथ नहीं था और अपना एक पैर भी ये गंवा चुके थे बैटल में, ठीक है, अपनी एक आंख भी गंवा चुके थे और साथ में पूरे शरीर पर 80 घाव थे। ठीक है, और उसके बावजूद भी इन्होंने 18 युद्ध जीते थे ऐसी कंडीशन में भी। तो इससे हमें पता चलता है कि अपने आप में कितने ब्रेव ये रूलर थे, क्योंकि ऐसी इतनी सारी जो चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई उसके लिए एक डेडिकेशन चाहिए होता है। आप तभी कोई काम कर सकते हो, वरना लोगों के पास बहुत सारे रीज़न होते हैं किसी भी काम को ना करने के। लेकिन इन्होंने जो इनकी जो फिजिकल जो इनकी हेल्थ थी मतलब उतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने बहुत सारी बैटल लड़ी क्योंकि इनके अंदर वो डेडिकेशन था। तो आज मैं इन्हीं के बारे में आपको पूरी जो इनका इतिहास है उसके बारे में बताना चाह रही हूँ कि इनकी जो पूरी बायोग्राफी है आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने उन 100 बैटल्स को लड़ा और आखिरी में जाके जो बैटल ऑफ खांडवा होती है उसमें ऐसी क्या कमी रह जाती है कि जो ये हार जाते हैं। और ये एक ऐसे हिंदू शासक थे कि हम कहेंगे कि मुस्लिम को यहाँ भारत में बढ़ने से इन्होंने भी काफ़ी हद तक रोका है। ठीक है, और इन्हीं के बाद फिर कौन सी डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाती है, जो मुगल डायनेस्टी है वो स्टैब्लिश हो जाती है, जो लोधी डायनेस्टी है वो खत्म हो जाती है। तो हम अपने लेक्चर को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से जो हमारा लास्ट लेक्चर था हमने छोड़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोग्राफी को महाराणा संगा जी के बारे में। ठीक है, तो महाराणा संग्राम सिंह, कॉमनली नॉन एज द राणा संग्राम, ठीक है, या फिर राणा संगा। तो उनका जो नाम था जिस नाम से बहुत ज़्यादा फेमस थे वो नाम इनका राणा संगा था, और इनका पूरे नाम की बात करें तो वो नाम था इनका महाराणा संग्राम सिंह। ठीक है, ये रूलर थे मेवाड़ के एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राजपूत लीडर। जैसे कि मैंने आपको इनके बारे में बताया, ये काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे वो उनकी मानते भी थे। सिर्फ नाम के लिए इनको हम ये नहीं बोल सकते कि ये रूलर थे, बल्कि 16 सेंचुरी में एक काफ़ी अच्छा जो दर्जा है इनको वो दिया हुआ था। ये सिसोदिया क्लैन से बिलोंग करते थे। मैंने आपको जब राजपूत स्टेट पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो राजपूत थे उनके बहुत अलग अलग क्लैन हुआ करते थे, सिसोदिया क्लैन, राठौर क्लैन, पारमार क्लैन। ठीक है, तो उन्हीं में से एक सिसोदिया जो क्लैन है ये उससे बिलोंग करते थे। और जिनका रूलिंग टाइम की बात करें तो वो है 1508 से लेके 1528 के बीच का जो टाइम है वो इनका टाइम था। अपनी नैतिकता के लिए, अपनी हिम्मत के लिए, करेज के लिए ये बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। और इन्होंने बहुत सारे जो मुस्लिम्स इन्वेडर हैं उनके साथ भी बैटल्स लड़ी हैं, जिसमें जो लोधी हैं एक वो भी आते हैं, और जो दूसरे जो बाबर होते हैं, ठीक है ना, उनके साथ भी इनके जो इन्वेजन है वो हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हमने स्लाइड में जाना कि इनका पूरा नाम क्या था, महाराणा संग्राम सिंह था। ठीक है, 16 सेंचुरी में के आसपास का जो टाइम होता है तब ये रूल करते हैं, सिसोदिया क्लैन से बिलोंग करते हैं और मेवाड़ के रूलर होते हैं। ठीक है, और दो इंपॉर्टेंट जो मुस्लिम इन्वेडर्स के साथ इनकी बैटल होती है वो एक लोधी के साथ होती है और एक बाबर के साथ होती है। His reign during a very tumultuous period in Indian history, the Rajput dynasty was well known for its brave warrior and its powerful hold on its territory in the Indian subcontinent.
एंड ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी द राजपूत डायनेस्टी चैलेंज ऑल द नॉन इंडियन मुस्लिम डायनेस्टी ऑफ द इंडिया। तो देखिए इनका जो टाइम पीरियड था, जैसे कि हम जानते हैं जो राजपूत डायनेस्टी है वो अपने ब्रेव वॉरियर्स के लिए जानती थी, तो वैसे ही सेम ये भी थे, ये अपने आप में काफ़ी ब्रेव वॉरियर थे और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होल्ड था इनका उस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। भले ही इनके पास अगर छोटा सा भी एरिया है लेकिन उस पर भी इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था कि कोई दूसरा वहाँ पर इनके एरिया में नहीं आ सकता। और 16th सेंचुरी में जो राजपूत डायनेस्टी होती है वो बहुत सारे जो नॉन इंडियन मुस्लिम्स के साथ उनकी कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा चैलेंजेस उनके चलते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टाइम ऐसा था जब सबसे ज़्यादा बाहर से अटैक होते हैं और ये उन लोगों को रोकने में लगे होते हैं। आफ्टर असेंडिंग टू द थ्रोन राणा संगा स्ट्रेंथन हिज पोजीशन इन मेवाड़ एंड बिगेन हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द इन्वेडिंग मुस्लिम, ठीक है। अब देखिए जैसे ही ये थ्रोन पर बैठते हैं 16th सेंचुरी में, तो राणा संगा सबसे पहले तो अपनी जो पोजीशन है मेवाड़ में उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेवाड़ के रूलर थे, तो सबसे पहले तो अपने थ्रोन को बैठते ही सबसे पहले तो वहाँ की जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करते हैं। अब जैसे ही इनका जो दबदबा वहाँ पर बन चुका होता है उसके बाद अब ये जितने भी जो मुस्लिम जो इंडिया में अटैक कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिलहाल जो इंडिया में रूल भी कर रहे होते हैं, अब इनकी जो बैटल्स है, इनका जो स्ट्रगल है वो उनके साथ स्टार्ट होता है। Accompanied by Rajput rebel, संगा डिफीटेड एन इन्वेडिंग आर्मीज एंड ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ मालवा, ठीक है। आगे चल के ये क्या करते हैं, जो आर्मीज होती हैं, जो मालवा का जो रीजन होता है उसको भी अपने एरिया में मिला लेते हैं, वहाँ पर भी कुछ ये रिबेल वगैरह होता है, ठीक है, और उसको राजपूतों के जो बाकी जो दूसरे क्लैन होते हैं उनके साथ मिलके ये वहाँ के जो रूलर है उसको हरा के उस एरिया को अपने में मिला लेते हैं। अब इनका जो अटेंशन है वो बढ़ती है नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान की तरफ, ठीक है, और वो समय उस टाइम पे जो एरिया था वो इब्राहिम लोदी के कंट्रोल में था, ठीक है। संगा वॉज बैडली इंजर्ड इन द वॉर बिटवीन द राजपूत एंड द लोधी ट्रूप्स बट ही रिपीटेडली डिफीटेड लोधी, ठीक है। अब इनका जो वॉरफेयर है जो वो चलता रहता है राजपूत के और जो लोधी के बीच में, ये वॉरफेयर चलता रहता है, ठीक है ना। राजपूत को कौन लीड कर रहा था, जो राणा संगा है वो लीड कर रहे थे, और उधर से जो लोधी है उनको जो लोधी वंश था वो। यहाँ पर इनकी जो लगातार जो बैटल है वो चलती रहती है, काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा ये बैडली उसमें इंजर्ड हो जाते हैं, इतने सारे जो वॉर लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये रिपीटेडली क्या करते रहते हैं, उनको हराते रहते हैं, लोधी डायनेस्टी को हराते रहते हैं। He united several Rajput clan for the first time since the second battle of Tarain and marched against the Mughal ruler power, ठीक है। ये क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जो राजपूत क्लैन को जो जोड़ने का काम करता है वो महाराणा संगा के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। देखिए जो क्या हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में, पृथ्वीराज चौहान क्यों हारे थे, वो इसीलिए हारे थे क्योंकि जो बाकी जो हिंदू रूलर थे, जो बाकी जो राजपूत क्लैन थे वो उनका साथ नहीं देते। अगर सब साथ देते तो क्या होता, वो वहाँ पर उसको हरा देते, मोहम्मद गौरी को हरा देते। तो यहाँ पर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद राणा संगा ही ऐसे होते हैं जो सारे राजपूत रूलर को मिला के और क्या करते हैं, मार्च करते हैं किसके अगेंस्ट, बाबर के। जब इनकी बाबर से लड़ाई होगी तो ये सबको मिलाने की कोशिश करते हैं और फिर जब बाबर से लड़ने के लिए जाते हैं। Despite initial success, Sanga suffered a major defeat at Khanwal through the deliberate use of the gunpowder which was unknown in northern India at that time। अब देखिए होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी डिफीट हो जाती है। डिफीट होने का एक मेन कारण ये होता है कि गन पाउडर, ठीक है ना, और उस समय जो नॉर्दर्न इंडिया था वहाँ पर गन पाउडर कोई जानता ही नहीं था, लेकिन जो बाहर से इन्वेजन हो रहे थे उन लोगों को गन पाउडर के बारे में पता था। He was later poisoned by his own noble and his defeat at Khanwa is seen as a landmark event in the Mughal conquest of the northern India। तो ऐसा भी कहा जाता है कि इन्हीं के एक नॉबल ने इनको क्या दे दिया था, पॉइजन दे दिया था, और उसके बाद आपको पता ही है कि वहाँ पर इनके साथ में जो खानवा थी वहाँ पर इनकी डिफीट भी हो गई थी बाबर के साथ, क्योंकि इनकी आर्मी तो बहुत स्ट्रांग थी। महाराणा संगा की आर्मी में कोई कमी नहीं थी, बहुत स्ट्रांग थी, ये भी एक ब्रेव वॉरियर थे, लेकिन कमी किस बात की रह गई थी कि जो बाबर था वो अपने साथ बाहर की टेक्निक्स लेकर आया था, उसको गन पाउडर के बारे में पता था, ठीक है, जो गोला बारूद उस समय तोप थी उसके पास बड़ी बड़ी, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो जो उसकी आर्मी होती है वो राणा संगा की जो आर्मी होती है उस पर भारी पड़ जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाद में ऐसा भी कहा जाता है कि इनके खुद के नॉबल ने ही इनको पॉइजन दे दिया था, ठीक है, जिस वजह से इनकी डेथ हो गई थी। His reign was admired by several of contemporaries, including Babur, who described him the greatest Indian king ऑफ दैट टाइम अलॉन्ग विद द कृष्णदेव राय ऑफ साउथ इंडिया। देखिए ये अपने टाइम के हम कह सकते हैं कि बहुत ही ब्रेव रूलर थे, कि ना केवल सिर्फ भारत के जो लोग थे वो इनकी तारीफ करते हैं, बल्कि जो बाबर था, ठीक है, क्योंकि बाबर के टाइम पे ये रूल कर रहे थे, जब बाबर आया था तभी इनका भी रूलिंग टाइम था। तो बाबर खुद आगे चल के ऐसा बोलते हैं कि जब वो भारत में आए तो यहाँ पर उनको दो ही सबसे ज़्यादा जो ब्रेव वॉरियर के बारे में अगर वो बताना चाहेंगे तो वो दो ही थे, एक तो महाराणा संगा और दूसरे साउथ के कृष्णदेव राय। तो इनके बारे में जो बाबर है वो भी जिक्र करते हैं कि इंडिया के ग्रेटेस्ट इंडियन किंग के बारे में, तो तब उनसे जब पूछा गया तो वो उन्होंने महाराणा संगा और कृष्णदेव राय को बताया।
The medieval historian Al-Badayu called Sanga as the bravest of all the Rajput along with the पृथ्वीराज चौहान। आपको पता है कि जो अल-बदायू थे ये एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं, ठीक है ना, मेडिवल हिस्टोरियन है ये, और इन्होंने भी जो संगा है, महाराणा संगा है, उनको सभी राजपूतों में पृथ्वीराज चौहान के बराबर का दर्जा दिया है कि जैसे पृथ्वीराज चौहान थे ब्रेव, उसी तरह से जो महाराणा संगा है वो भी बहुत ज़्यादा ब्रेव थे। राणा संगा वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट हिंदू किंग ऑफ नॉर्दर्न इंडिया टू कंट्रोल अ सिग्निफिकेंट टेरिटरी बिफोर द मुगल एरा। तो ऐसा भी है कि जो जैसे राणा संगा है वो भी लास्ट हिंदू इंडिपेंडेंट रूलर कहेंगे हमारे नॉर्दर्न इंडिया का, क्योंकि इन्हीं के बाद क्या होता है, जो लोधी होता है उसकी डायनेस्टी खत्म हो जाती है, क्योंकि लोधी को हराने के लिए ये भी बाबर को इनवाइट करते हैं, तो बाबर पहले जो लोधी है उसको खत्म करता है और फिर बाद में जो महाराणा संगा है उसके साथ भी इनकी बैटल होती है। अब वो इनके साथ क्यों बैटल करता है, इनको क्यों हराता है, उसके पीछे का भी एक रीज़न है, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। तो इस तरह से कहा जाता है कि मुगल एरा शुरू होने से पहले ये लास्ट इंडिपेंडेंट हिंदू किंग थे नॉर्दर्न इंडिया में। इन सम कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द हिंदू एम्परर इन नॉर्दर्न इंडिया, और कुछ टेक्स्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि इन्हें हिंदू एम्परर इन नॉर्दर्न इंडिया इसके नाम से भी इनको डिस्क्राइब किया गया। देखिए इस मैप में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये देखिए पूरा मुगल एम्पायर, ठीक है, लोधी को हरा दिया था, जो इब्राहिम लोधी है उसको बाबर ने हरा दिया था, अब ये सारा मुगल एम्पायर का हो गया था। और उस समय जो राजपूत कॉन्फेडरेसी थी वो ऐसे थी यहाँ पर, ठीक है, जो किसके अंडर आ रही थी, महाराणा संगा के अंदर आ रही थी। फिर बाद में जो मुगल होते हैं वो इसको भी जीत लेते हैं जब इनको हरा देते हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि जो इतना एरिया था वो उस समय महाराणा संगा के अंदर आता था। अगर बात करें हम इनकी अर्ली लाइफ की, तो जो महाराणा संगा का जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1484 में हुआ था, और कहीं कहीं आपको ये डेट 1482 भी मिलेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि जो पहले हिस्टोरियन थे उनके पास एग्जैक्ट आपको इतनी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिलेगी, तो इसीलिए ये जो दो मैंने आपको इसलिए दोनों डेट्स के बारे में बता दिया कि कहीं पर आपको 12 अप्रैल 1482 भी मिल सकता है और कहीं पर आपको 1484 भी मिल सकता है। तो किससे बिलोंग करते थे ये, साथ में ये सिसोदिया क्लैन से बिलोंग करते थे। इनके जो फादर थे वो सिसोदिया किंग थे राणा रायमल, ठीक है, और जो इनकी मदर थी वो क्वीन रतन कुंवर थी, ठीक है ना, और ये बिलोंग करती थी इनकी मदर चौहान डायनेस्टी से, ठीक है। अ राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़, और ये कहाँ के रूलर थे, ये राजपूत रूलर थे मेवाड़ के, इन मालवा राजस्थान इंडिया, ठीक है। ये पूरा बता दिया कि कहाँ से बिलोंग करते थे। इनकी जो माता थी वो रतन कुंवर थी, जो चौहान प्रिंसेस थी, और जो फादर थे वो सिसोदिया क्लैन से बिलोंग करते थे, राणा रायमल। संग्राम सिंह वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 4 सन ऑफ रायमल। तो जो रायमल थे इनके 4 बेटे थे, मतलब ये 4 भाई थे संग्राम सिंह। उनमें जो संग्राम थे, जो महाराणा संगा थे, वो सबसे छोटे बेटे थे। However, due to the circumstances and after a fierce struggle with his brother Prithviraj and Jagmal, in which he lost one of his eye, and finally succeed throne of the Mewar in 1508 at the age of 27। तो देखिए जब ये पैदा हुए थे तो ऐसा कहा जाता है कि तभी भविष्यवाणी कर दी थी कि जो अगला जो रूलर बनेगा, जो किंग बनेगा, वो कौन बनेगा, वो संग्राम सिंह ही बनेगा, मतलब महाराणा संगा ही बनेंगे। तो ये जब बात इनके भाइयों को पता चली तो उनको लगा कि सबसे पहले तो इसी को रास्ते से हटाओ। तो इसीलिए इनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चलती है इनके भाइयों के साथ। इनके भाई का नाम क्या था, पृथ्वीराज और जगमल, ठीक है। और अपने भाइयों के साथ स्ट्रगल करते करते ही उसमें ही जो लड़ाई झगड़ों में इनकी ये अपनी एक जो आंख है उसको खो बैठते हैं, लेकिन फाइनली फिर भी ये जो मेवाड़ का जो तख्त ताज होता है उसको सक्सीड कर लेते हैं एट द एज ऑफ 27, ठीक है। तो मेवाड़ के ये रूलर बन चुके होते हैं, 1508 में जीत लेते हैं मेवाड़ को, और उस समय इनकी उम्र कितनी होती है, 27 साल होती है। तो ये इनकी कहानी है कि किस तरह से इनकी जो अर्ली लाइफ थी और उससे जुड़ी कि किस तरह से ये उस थ्रोन तक पहुंचे। अगर बात करें इनके मैरिज और चिल्ड्रन की, तो राणा संगा की जो शादी है वो होती है रानी कर्णावती से, और इनके जो फादर होते हैं, ठीक है ना, अन वॉज द फादर ऑफ, सॉरी, इनके जो बच्चे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, भोजराज, रतन सिंह सेकंड, विक्रमादित्य सेकंड एंड उदय सिंह सेकंड, ठीक है। तो इनके ये 4 बेटों के बारे में बताया हुआ, और इनकी जो वाइफ होती है उनका नाम होता है रानी कर्णावती, ठीक है, और जो बेटों का नाम भोजराज, रतन सिंह सेकंड, विक्रमादित्य सिंह एंड उदय सिंह सेकंड। मिलिट्री करियर की बात करें तो आफ्टर हिज असेशन टू द थ्रोन, संगा रीयूनाइटेड द वॉरियर क्लैन ऑफ द राजपूत थ्रू द डिप्लोमेसी एंड द मैरिटल अलायंस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा ये क्या चाहते थे कि ये सब क्या हो जाए, जितने भी जो राजपूत क्लैन है वो रीयूनाइट हो जाए, मिलके फिर तब कुछ आगे का एक्सपेडिशन वगैरह शुरू करें। तो ये उसी काम में लग जाते हैं। तो संगा क्या करते हैं, अपनी डिप्लोमेसी जो टेक्निक्स होती है उसके बेसिस पे, और साथ में जो मैरिटल अलायंस होते हैं वही शादी वगैरह करके ये क्या करते हैं, सब जो राजपूत क्लैन होती है उनके साथ जो अपने रिलेशन होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, Sangha had fought 100 battles and lost only once. In various struggle, he lost his wrist and was crippled and leg, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि उस समय के जो स्टोरियन है वो बताते हैं कि ये 100 बैटल्स को लड़ते हैं, जिसमें से सिर्फ ये एक बैटल को हारते हैं, और वो बैटल एक वही होती है जो ये बाबर के साथ लड़ते हैं, बैटल ऑफ खांडवा। और
इतने सारे स्ट्रगल में, इतनी सारी बैटल में ये अपना हाथ भी खो बैठते हैं एक, और एक अपना पैर भी खो बैठते हैं, ठीक है। इन हिज illustrious military career, Sangha defeated Sultan of Delhi, Malwa, Gujarat in 18 pitched battles and expanded his domain by conquering much of the present-day Rajasthan, Madhya Pradesh, Haryana, northern part of Gujarat, Amarkot and Sindh। तो ठीक है, इतना इनकी जो मिलिट्री करियर की अगर हम बात करें तो उसमें ये दिल्ली के जो सुल्तान है उसको हराते हैं, मालवा के सुल्तान को हराते हैं, गुजरात के जो शासक होते हैं उनको हरा देते हैं, ठीक है। और अपना जो डोमेन है, अपना जो एरिया है वो राजस्थान तक भी बढ़ा देते हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, अमरकोट, सिंध, वो सारा किसका एरिया हो चुका होता है? महाराणा संगा का हो चुका है। तो अपने एरिया को इतना ज़्यादा ही एक्सपैंड कर लेते हैं। ही री एस्टैब्लिश राजपूत रूल इन मालवा फर्स्ट टाइम आफ्टर फॉल ऑफ परमार किंगडम इन 305। देखिए वो 1305। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, जो मालवा होता है उसमें पारमार किंगडम ही होता है, वो भी राजपूत का ही क्लैन था, ठीक है। लेकिन वहाँ से जो होता है धीरे धीरे उनकी जो पारमार जो डायनेस्टी है वो वीक पड़ जाती है, और वो जो मालवा होता है वो किस पे चला जाता है, और वो मुस्लिम रूल के अंडर चला जाता है। लेकिन जो महाराणा संगा होते हैं वो मालवा को फिर से रीस्टैब्लिश करते हैं राजपूत रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब वहाँ पर से फिर से राजपूत रूल आ जाता है। तो ये सारा काम भी महाराणा संग्राम ने ही किया था। धीरे धीरे तो इन्होंने अपने एरिया को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया था। अब हम बात करते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा। देखिए मालवा को कैसे जीतते हैं ये। मेदनी राय, अ रिबेलियस मिनिस्टर ऑफ मालवा, Sultan Mahmud Khilji was having a life and a death struggle for throne of Malwa against Mahmud. He was promised aid by the Rana Sangha, ठीक है। देखिए होता क्या है, जो मालवा के जो उस समय जो सुल्तान होता है वो महमूद खिलजी होता है, ठीक है। और जो मेहंदी राय होता है ये वहीं पर ही मिनिस्टर होता है उसी के कोर्ट में, सुल्तान के कोर्ट में। तो जो मेहंदी राय होता है ये क्या सोचता है कि अब जो मालवा का सुल्तान है जो महमूद खिलजी है उसको क्या सोचता है कि जैसे ही अब ये उसकी ना थोड़ा कुछ तबियत से ऐसी खराब वराब सी रहती है, तो क्या सोचता है कि मैं ना इसको यहाँ से हटा देता हूँ और अब मैं मालवा का रूलर बन जाता हूँ, ठीक है। अब इसके लिए उसे ज़रूरत पड़ती है किसकी? राणा संगा की हेल्प की, ठीक है। तो जो राणा संगा होते हैं वो भी क्या कर देते हैं, वो भी मेहंदी राय को हाँ बोल देते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा मालवा के जो सुल्तान है उसको हराने में, ठीक है। As a result, the combined Muslim forces of Gujarat and Malwa met the Shishodiyas led by the Sangha at Gagru in a 1518, ठीक है। अब होता क्या है, कंबाइंड हो जाती है मुस्लिम फोर्सेस गुजरात की भी और मालवा की भी। मतलब ये जो महमूद खिलजी है ये भी अकेले नहीं आता है, ये भी अपने जो भाई लोग होते हैं इसके गुजरात और मालवा के उनको जोड़ लेता है और फिर जाता है शिशोदिया क्लैन के खिलाफ महाराणा संगा से लड़ने के लिए, ठीक है, 1518 की बैटल में। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो मुस्लिम फोर्सेस हैं मतलब दोनों के बीच में लड़ाई होती है और उसमें विक्ट्री होती है राजपूत की, ठीक है, मतलब महाराणा संगा की। और जो मुस्लिम फोर्सेस होती हैं वो हार जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने जो मालवा का कॉन्क्वेस्ट था उसको जीत लिया था, जिसमें जो मेहंदी राय थे आगे चल के फिर ये उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, और इस तरह से जो मेहंदी राय हैं और जो महाराणा संगा उनके बीच के रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो दूसरे जो क्लैन के जो इनके जो राजपूत और जो क्लैन थे उनके साथ ये अपने रिलेशन है उनको स्ट्रॉन्ग करते थे, ठीक है। अब विक्ट्री के बाद क्या होता है, जैसे ही बैटल में जीत जाते हैं तो अब क्या होता है, जो संगा है वो कॉन्क्वायर कर लेते हैं मालवा को, ठीक है ना, अलोंग विद चंदेरी, ठीक है ना। और मालवा के बाद फिर चंदेरी को भी कॉन्क्वायर कर लेते हैं। मेदनी राय क्या करते हैं, चंदेरी को अपनी कैपिटल बना लेते हैं और खुद किंग बन जाते हैं मालवा के, ठीक है। वाइल शीलादित्य तोमर एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ मास्टर ऑफ रायसेन एंड द सारंगपुर रीजन। और जो दूसरे जो शीलादित्य तोमर होते हैं ये भी कौन होता है, ये तोमर डायनेस्टी भी राजपूत क्लैन ही था, ठीक है। एक और दूसरा ये भी अपने आप को मास्टर इस्टेब्लिश कर देते हैं खुद को रायसेन का और सारंगपुर रीजन का। आफ्टर द विक्ट्री रीस्टोरिंग हिंदू रूल इन मालवा, संगा ऑर्डर राय टू रिमूव जजिया टैक्स फ्रॉम द हिंदूज ऑफ द रीजन, ठीक है। अब जैसे ही इनको ये विक्ट्री मिल जाती है और पूरा का पूरा जो मालवा भी जहाँ पर मुस्लिम रूलिंग जो लोग थे, अब वहाँ पर कौन आ जाते हैं, मुस्लिम रूलर्स की जगह हिंदू रूलर्स आ जाते हैं। तो संगा उनसे क्या बोलते हैं, अब उनसे कहते हैं, मेहंदी राय से क्या बोलते हैं कि आप जो जजिया टैक्स लगा रखा था यहाँ पर, जो मालवा के जो लोग थे हिंदू उन पर जजिया टैक्स लगा रखा था, आप उस जजिया टैक्स को क्या कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है। और जो मेहंदी राय है वो वहाँ पर जितनी भी जो हिंदूज फैमिली होती हैं उनके ऊपर से जो जजिया टैक्स होता है उसको रिमूव कर देता है। क्योंकि अब तो देखिए जजिया टैक्स कौन लगाते थे, मुस्लिम लगाते थे, जो हिंदू फैमिलीज होती थी उन पे, ठीक है। लेकिन अब जब वहाँ पर रूलर ये हिंदू है तो जजिया टैक्स कैसा, तो इसीलिए जो संगा होते हैं वो क्या बोलते हैं मेहंदी राय से कि आप यहाँ क्या जितना भी जो जजिया टैक्स है लोगों के ऊपर उसको हटा दीजिए। अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ खतौली, ठीक है। देखिए ये बैटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर कॉन्क्वायरिंग मालवा, संगा टर्न हिज अटेंशन टूवर्ड नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट। अब जैसे ही मालवा को जीत लिया महाराणा संग्राम ने, उनकी अटेंशन बढ़ती है किस साइड, कि अब उन्हें कौन सा पार्ट जीतना है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट राजस्थान, ठीक है। और उस समय जो ये नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान था ये किसके कंट्रोल में था, ये इब्राहिम लोदी के कंट्रोल में था, ठीक है। Ibrahim Lodi, after hearing the news of encroachment by the Sangha on his territory,
prepared an army and marched against मेवाड़ in 1517। अब जैसे ही ये बात इब्राहिम लोधी को पता चलती है कि जो महाराणा संग्राम है उन्होंने मेरे एरिया पर अटैक करने के लिए, उसको कॉन्क्वायर करने के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो इब्राहिम लोधी होता है इस न्यूज़ को सुनते ही वो भी अपनी आर्मी को तैयार कर लेता है और मार्च शुरू कर देता है, मेवाड़ की तरफ अटैक करने के लिए चल पड़ता है। The Rana with his army met Lodi at the Khatoli on a border of Hadoti एंड इन इंश्योरिंग बैटल एट द खतौली। अब वो कहाँ मिलते हैं, जो राणा संगा और जो इन दोनों के बीच में, जो लोधी के बीच में जो बैटल होती है वो एरिया होता है खतौली का, ठीक है। तो वहाँ पर उन दोनों के बीच में बैटल होती है जिसमें जो लोधी जो आर्मी होती है वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करती है, मतलब वो पूरी तरह से हार जाती है हम ये कहेंगे, और उनको भागना पड़ता है, ठीक है। तो ये बैटल थी खतौली की, जो किसके बीच में होती है, लोधी के बीच में होती है और इब्राहिम लोधी के बीच में, सॉरी ये किसके बीच में होती है, ये जो इब्राहिम लोधी है उसके बीच में, और साथ में महाराणा संग्राम, ठीक है। महाराणा संग्राम और लोधी के बीच में ये जो बैटल है ये होती है, ठीक है ना, बैटल ऑफ खतौली, ठीक है। वन लोधी प्रिंस वॉज कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन। अब जब बैटल चल रही थी, अब देखो उस बीच में होता क्या है, तो एक लोधी प्रिंस को जो मतलब जो इब्राहिम लोधी का जो बेटा होता है, उस एक लोधी प्रिंस को जो महाराणा संग्राम होते हैं वो कैप्चर भी कर लेते हैं और उसको जेल में भी डलवा देते हैं, इम्प्रिजन कर लेते हैं उसको। इस बैटल में होता क्या है, जो महाराणा संगा होते हैं वो अपना जो एक हाथ है उसको खो बैठते हैं, क्योंकि तलवार से उनका वो जो हाथ है वो कट जाता है, ठीक है। एन एरो मेड हिम अ लैम फॉर अ लाइफ, ठीक है, और पूरी जिंदगी के लिए मतलब उनका जो एक हाथ है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इब्राहिम लोधी रिपोर्टेडली स्टर्न बाय दिस राजपूत एग्रेशन एंड अनप्रेसिडेंटेड इन द प्रिसाइडिंग 3 century वन अगेन मूव अगेंस्ट मेवाड़ इन 1518-19 बट हम्बल्ड अगेन एट अ बैटल ऑफ धौलपुर। तो ये बाद में भी कुछ बैटल्स होती हैं इनके बीच में, लेकिन रिजल्ट वही निकलता है कि जो इब्राहिम लोधी होता है वो हार जाता है। लोधी fought Sangha repeatedly, defeated each time, losing in entire land in the present day Rajasthan, while Sangha influence expanded up to the striking distance of the Pilia Khar in Agra। तो बार बार ये जो इब्राहिम लोधी होता है बार बार बैटल करता है कि इस बार नहीं तो इस बार हरा दूंगा महाराणा संग्राम को, लेकिन उल्टा क्या होता है, अपनी जो लैंड है, अपनी जो उसकी जो एम्पायर होता है बल्कि उसी को खो बैठता है। इस बार जितना बचा है अगली बार उतना भी नहीं बचता और कम हो जाता है। वो सब कौन कौन क्वार कर लेते हैं, जो महाराणा संग्राम होते हैं वो कौन क्वार कर लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 16th century पार्श्वनाथ श्रवण सताविसी, संगा रूलर फर्दर डिफीटेड इब्राहिम लोधी एट रणथंबोर आफ्टर द सीज ऑफ मदनसोर। और हमें जो एक ये टेक्स्ट है इससे पता चलता है, पार्श्वनाथ जो टेक्स्ट है इससे पता चलता है कि जो राणा संगा होते हैं वो फिर से इब्राहिम लोधी को डिफीट कर देते हैं जब उनकी बैटल रणथंबोर में होती है, और वहाँ से जो मंदसौर होता है उसको सीज कर लेते हैं, उस एरिया को सीज कर लेते हैं। अब वो एरिया भी किसका हो गया, वो भी महाराणा संग्राम का हो गया। तो यहाँ बेसिकली बात यही कही गई है कि दोनों के बीच में बहुत सारी बैटल्स होती हैं। जो खतौली की है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस बैटल में जो महाराणा संग्राम होते हैं वो अपना एक हाथ खो बैठते हैं, तो इसलिए वो वाली बैटल पूछ ली जाती है। बाकी इसके अलावा बहुत सारी बैटल्स होती हैं, सबका रिजल्ट वही होता है कि महाराणा संग्राम जीतते जाते हैं और जो इब्राहिम लोधी है वो हारता जाता है और अपना जो एरिया है उसको और छोटा करता जाता है, ठीक है। जहाँ से भी हारता है वही एरिया कॉन्क्वायर कर लिया जाता है राजपूत के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं कैंपेन इन गुजरात, ठीक है। अब देखिए गुजरात में क्या होता है, इन 1520 संगा इन्वेडेड गुजरात ऑन द क्वेश्चन ऑफ द सक्सेशन ऑफ द स्टेट ऑफ इदार विद हिज पावरफुल आर्मी 40,000 राजपूत सपोर्टेड बाय हिज 3 वेसल। अब राणा जो संगा हैं वो प्लान बनाते हैं गुजरात पर अटैक करने का, ठीक है, और वो चल पड़ते हैं 1520 में, और उनके पास होते हैं 40,000 राजपूत पावरफुल आर्मी होती है, जिसमें वो 3 वेसल्स को क्या करते हैं, सपोर्ट में लेते हैं, मतलब 3 और क्लैन होते हैं उनके सपोर्ट में, और टोटल आर्मी कितने की हो जाती है, 40,000 राजपूत की आर्मी हो जाती है। राव गंगा राठौर और मारवा टू ज्वाइन हिम विद द गैरिसन ऑफ 8,000 राजपूत। दूसरे एक जो राव गंगा होते हैं ये राठौर क्लैन से होते हैं राजपूत के, ये भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं और इनके पास कितनी आर्मी होती है, 8,000 राजपूत की आर्मी होती है। दूसरे जो और एलाइज होते हैं राणा के वो किसके साथ होते हैं, रावल उदय सिंह, ठीक है, और राव विराम के, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इनको टेक्निक पता थी इस चीज़ की कि जब तक आप रीयूनाइट होकर रहोगे कोई आपको नहीं हरा सकता, तो इसीलिए इन्होंने अच्छे हम कहीं रिलेशन बना रखे थे, तभी तो ये सब इनके साथ आ गए। राठौर क्लैन भी इनके साथ हो गए, ये वगाद हो गया, ठीक है ना, ये दूसरे जो राम है ना, ये सब इनके साथ आ गए, और फिर उसके बाद ये वॉर पे निकलते हैं गुजरात की तरफ। And he defeated the Muslim army of Nizam and pursued them to the Ahmedabad. Sangha called off his invasion 20 miles before the capital of Ahmedabad. तो अहमदाबाद तक ये जैसे ही पहुंचते हैं, आपको सबको पता है अहमदाबाद अभी भी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है गुजरात की, ठीक है। तो वहाँ पर उससे पहले उस अहमदाबाद पहुंचने से 20 मील पहले ही ये जो निजाम खान की जो मुस्लिम आर्मी होती है उसको पूरी तरह से हरा देते हैं। उस टाइम रूल चल रहा था निजाम खान का, ठीक है, तो उसकी पूरी की पूरी जो मुस्लिम आर्मी होती है उसको हरा देते हैं। उसके बाद ये रॉयल ट्रेजरी होती है जो गुजरात की, उसको भी जीतते हैं, ठीक है। वहाँ पर जितने भी जो इंपॉर्टेंट इनके जो खजाना होता है, ठीक है ना, वहाँ का सारा जीत लेते हैं ये, और वहाँ की जो मॉस्क्यूज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करके वहाँ पर ये क्या बनवाते हैं, टेम्पल्स बनवाते हैं। तो पूरे इतिहास में ये चीज़ें बहुत बार हुई है कि टेम्पल्स को तोड़ के मॉस्क्यू बनवाई गई है, फिर मॉस्क्यू को तोड़ के फिर से टेम्पल बनवाए गए, फिर टेम्पल को तोड़ के मॉस्क्यू, ठीक है।
तो आफ्टर अ सीरीज ऑफ विक्ट्री संगा सक्सेसफुली एनेक्स्ड नॉर्दर्न गुजरात एंड अपॉइंटेड वन ऑफ हिज वेसल टू रूल देयर। तो इसी तरह से जो महाराणा संग्राम होते हैं वो बहुत सारे जो बैटल्स हैं उनको लड़ते हैं अलग अलग जगह जाके, और सेम इसी बैटल में वही होता है कि गुजरात की जो बैटल होती है इसमें निज़ाम खान की आर्मी को हराने के बाद वो पूरा जो नॉर्दर्न गुजरात होता है उसको जीत लेते हैं और वहाँ पर अपने एक वेसल को बैठा देते हैं, ठीक है ना, मतलब अपने ही किसी एक वफादार इंसान को वहाँ पर बैठा देते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे नाम से रूल करो। अब बात करते हैं महाराणा संग्राम की जो बैटल्स होती हैं मुगल के साथ। तो देखिए ऑन 21 अप्रैल and 1526 the Taimur kind Babur invaded India for the fifth time and defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat and executed him। तो देखिए मुगल्स के साथ जो उनकी बैटल होती है, हमें सबको पता है जो पहली बैटल है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वो 1526 में हुई थी, ठीक है, और ये बैटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ही जो मुगल पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। इस बैटल को किसके बीच में होती है? बाबर के बीच में होती है, ठीक है, और ये लोधी के बीच में होती है, जो इब्राहिम लोधी होता है उसके बीच में होती है, ठीक है। बाबर इन्वेड करता है इंडिया को फिफ्थ टाइम, ठीक है, और इस बार ये इब्राहिम लोधी को हरा देता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। तो इंपॉर्टेंट है 1526 में ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। After the battle, Sangha unified several Rajput clans for the first time since Prithviraj Chauhan built an army of 1 lakh Rajput soldier and advanced to Agra। तो अब देखिए होता क्या है, अब जो बाबर है वो क्यों राणा संगा पे अटैक करता है? जब इब्राहिम लोधी की और महाराणा संग्राम की भी कुछ खास बनती नहीं थी, अभी हमने देखा कितनी सारी बैटल्स होती है दोनों के बीच में, ठीक है। तो एक जो इब्राहिम जो लोधी होता है उसके जो खुद का जो अंकल होते हैं, ठीक है, दलावत खान लोधी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम इब्राहिम लोधी के बारे में, मतलब मैं आपको बताऊंगी। ऑलरेडी वैसे मैं एक लेक्चर कवर कर चुकी हूँ उस बारे में। तो वहाँ पर जो खुद इनके जो अंकल होते हैं इब्राहिम लोधी के, वो बाबर को इनवाइट करते हैं कि तुम यहाँ पर आओ और इस इब्राहिम लोधी को यहाँ से हराओ, क्योंकि इब्राहिम लोधी की जो पॉलिसी थी उनसे सभी लोग परेशान हो चुके थे, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी हम्बल नेचर का इंसान नहीं था ये। तो वो बाबर को इन्वाइट करते हैं। उसके साथ साथ जो राणा संगा होते हैं वो भी बाबर से बोलते हैं कि हाँ तुम आ जाओ यहाँ पर, और जो ये है इब्राहिम लोधी इसको यहाँ से हराओ, ठीक है, और मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें आर्मी प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। और ये बात सबको पता थी कि बाबर के पास टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, उसके पास तोप वगैरह थी, उसके पास गन पाउडर था। तो जो बाबर है वो तैयार हो जाता है, क्योंकि बाबर के पास आर्मी नहीं थी, उसके पास सोल्जर उतने नहीं थे जितने कि इब्राहिम लोधी की आर्मी में थे। तो बाबर तो इन दोनों के भरोसे आ जाता है। अब जब बाबर बैटल करने के लिए आता है तो उस टाइम जो दलावत लोधी होता है वो तो अपनी आर्मी प्रोवाइड करवा देता है बाबर के लिए, लेकिन जो महाराणा संगा होते हैं वो पीछे हट जाते हैं अपनी बात से, वो बाबर को कोई आर्मी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। तो ये जो बात होती है ये बाबर को बहुत बुरी लगती है कि मतलब आपने पहले बोल दिया, आप बाद में अपनी बात से पीछे हट रहे हो। तो इसीलिए इब्राहिम लोधी को हराने के बाद उसके अगले साल ही जो बैटल ऑफ खांडवा होती है उसमें बाबर के और जो महाराणा संगा है उनके बीच में बैटल होती है, और जिसमें जो महाराणा संग्राम है वो हारे जाते हैं, जो बाबर है वो जीत जाता है, ठीक है। तो अब उनको तो पता था महाराणा संग्राम को तो कि भाई मैंने अब बाबर को मना कर दिया है तो अब मुझे तो छोड़ेगा नहीं वो, ठीक है ना कुछ तो करेगा ही वो। तो जैसे ही उनको पता चलता है कि जो बाबर है उसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया है, तो जो महाराणा संग्राम होता है वो लग जाते हैं जितने भी जो क्लैन होते हैं उनके राजपूत क्लैन उनको जोड़ने में, ठीक है, और एक बड़ी सी आर्मी तैयार कर लेते हैं और आगरा की तरफ वो चल बढ़ते हैं, ठीक है। द मुगल कैप्चर्ड Bayan fort, which was a part of Sanga's empire, and therefore a major clash took place in Banyan in February 1527। और वही था, बाबर तो पूरी तैयारी के साथ आ रहा था। तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो जो संगा का जो एम्पायर का जो एक मेजर फोर्ट होता है, सबसे पहले वो आके उसको कैप्चर करता है, ठीक है। कब करता है? February 1527 में। In which Mughal forces of Babur led by the Chin Taimur Khan were defeated by the Rajput forces लेड बाय द पृथ्वीराज कछवा एंड लेड बाय द राणा संगा, ठीक है। अब मुगल फोर्सेज आती हैं बाबर की, ठीक है, और उस मुगल फोर्सेज को कौन लीड कर रहा होता है? चिन तैमूर खान होता है, लेकिन वो हार जाता है यहाँ पर, राजपूत फोर्सेज से वो हार जाता है। और वो कौन सी फोर्सेज होती है राजपूत की जिससे वो हारता है? पृथ्वीराज कछवा, ठीक है ना, एंड बाय लेटर राणा संगा, ठीक है। तो अभी डायरेक्टली बाबर ने अटैक नहीं करा है, बल्कि वो अपने किसी आदमी को भेजता है जिसका नाम होता है चिन तैमूर खान, ठीक है ना, लेकिन वो हार जाता है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर जब बाबर है, जब उसको अपनी हार दिखाई देती है तो उसे ना बड़ा ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो अब जो मुगल्स है वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि जो राजपूत है किस तरह से उनको हरा रहे हैं, और साथ में उनको बड़ा डिसरिस्पेक्ट फील होता है, ठीक है। और जो बाबर है वो क्या करता है, मतलब वो बार बार उसको धमकी देते हैं काबुल लौट जाओ, काबुल लौट जाओ। तो यहाँ पर बाबर फिर क्या करता है, एक बहुत बड़ी, उसके पास नहीं होती इतनी तकड़ी आर्मी नहीं होती उसके पास, लेकिन उसके बाद भी वो एक बहुत बड़ी जो लार्ज हिंदू आर्मी है उसका सामना इस तरह से करता है कि वो यहाँ पर यूज़ करता है रिलीजियस वॉर, वो जिहाद का नारा डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी जो बाकी लेक्चर्स हैं उनमें भी पढ़ा था कि किस तरह से एक जिहाद का जो नारा देकर बहुत सारे जो बैटल्स हैं उन्हें लोग जीत लिया करते थे, ठीक है, क्योंकि अब बात आ गई थी इनके धर्म पर।
और ऐसा बोलते हैं कि जिहाद का नारा लगा देते हैं अगेंस्ट द काफिर, ठीक है ना। काफिर इनके लिए कौन होते थे, जो दूसरे जो लोग होते थे, ठीक है ना, जो उनकी रिलीजन से कोई वास्ता नहीं रखते थे। इस तरह से फिर वो क्या होता है, वो उस बैटल को जीत जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर किसकी हार हो जाती है, राजपूत की हार हो जाती है, ठीक है। और बहुत सारे जो वाइन वेसल्स वगैरह हैं उनका भी यूज़ होता है, ठीक है ना। और ये क्या कर देते हैं, जितनी भी जो वाइन वगैरह होती है उसको वेल वगैरह में डाल देते हैं। ये कुछ और उस समय की जो स्टोरियन है वो उस तरह की बातें बताते हैं, लेकिन याद हमें ये रखना है कि यहाँ पर जो ये बैटल होती है इसमें ये जिहाद का नारा लगा के और उस बैटल ऑफ जो खानवा होती है उसको मतलब वो अपने आगे जीत लेते हैं, ठीक है। अब बैटल ऑफ खानवा को पूरा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। सो द बैटल ऑफ खानवा वाज फाउट एट खानवा विच इज 60 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द आगरा ऑन मार्च 16 1527, ठीक है। तो कब लड़ी गई थी ये, 16 मार्च 1527 को। और आगरा से कम ये जो जगह है 60 किलोमीटर वेस्ट में है उसके, ठीक है। इट वॉज फाउट बिटवीन द इन्वेडिंग तिरमुरिड्स फोर्स ऑफ बाबर। देखिए इसको बार बार जो तैमूर वाली जो लाइन है इसको क्यों कहा गया, क्योंकि जो बाबर था वो उसके जो डिसेंडेंट थे वो तैमूर और चंगेज़ खान थे। वो अपने फादर की साइड से तैमूर फैमिली से बिलोंग करता था और अपनी जो उनकी माता थी उनकी साइड से वो चंगेज़ फैमिली से बिलोंग करता था, चंगेज़ खान की जो फैमिली थी। तो इसी तरह से जो बाबर है वो अपने जो आर्मी है उसको लेके आगे बढ़ता है राजपूतों से लड़ने के लिए, क्योंकि उसको क्या जीतना था, उसको तो पूरा नॉर्दर्न इंडिया जीतना था राणा संगा को हरा के। सो द बैटल वॉज अमंग द मोस्ट डिसिसिव बैटल इन द मुगल कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो मोस्ट डिसिसिव बैटल की कही जाती है ये मुगल के, जब मुगल इसमें आते हैं नॉर्दर्न इंडिया में आते हैं, ठीक है। इट वॉज अमंग द अर्लीस्ट बैटल इन द नॉर्दर्न इंडिया वेयर गन पाउडर वॉज यूज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो देखिए इससे पहले कभी भी गन पाउडर का यूज़ नहीं हुआ था, पहली बार जो बाबर होता है वही गन पाउडर को लेकर आता है। तो पहली ऐसी बैटल थी ये नॉर्दर्न इंडिया में जिसमें गन पाउडर का यूज़ किया गया था, ठीक है। और होता क्या है इस बैटल में कि इसमें जो जो बैटल है उसमें कौन जीतता है, फिर उसमें तैमूर जीतता है, वो सॉरी जो तैमूरिड्स है मतलब जो बाबर है वो जीत जाता है, ठीक है। और वैसे तो देखिए जो राजपूत की जो आर्मी थी वो भी ऐसा नहीं था कि जो इनके पास भले ही तोप थी या गन पाउडर था तो ये बहुत आसानी से जीत कर, नहीं, जो राजपूत जो आर्मी थी वो भी बहुत ज़्यादा इनका अच्छे से मुकाबला करती है, ठीक है। हाउ एवर अ क्रूशियल मूवमेंट फॉर द बैटल, Rana Sanga was hit with the arrow and fell unconscious and was removed from the battlefield in the unconscious state by Prithviraj Kachwa of Amir, who himself got badly injured, leading the vanguard. अब होता क्या है देखिए कि जब बैटल लड़ रहे होते हैं राणा संगा, जब बैटल में होते हैं लड़ रहे होते हैं तो उस समय एक तीर आके उनको लग जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। उनको उस बैटल फील्ड में से हटा लिया जाता है और हटाने वाले कौन होते हैं, जो पृथ्वीराज कछवा होते हैं, उन्हीं के जो स्टेट के जो सेनापति होते हैं वो महाराणा संगा को उस वहाँ से उस बैटल फील्ड से हटा देते हैं क्योंकि वो बेहोश हो चुके होते हैं। जो पृथ्वीराज कछवा होता है वो भी खुद बहुत ज़्यादा बैडली इंजर्ड हो चुके होते हैं, ठीक है ना। एंड टेकिंग एडवांटेज द तैमूरिड स्टेप्ड अप अटैक एंड सून द राजपूत फोर्सेस बिगेन टू विन, ठीक है ना। और इसी बात का फ़ायदा कौन उठा लेते हैं, जो बाबर की जो आर्मी होती है वो उस बात का फ़ायदा उठा लेती है और वो उस दिन जीत किसकी होती है, वो जीत होती है फिर बाबर की, ठीक है ना। और बाबर बिल्ट अ विक्ट्री टावर ऑफ हिंदू स्कल्स, ठीक है। और बाबर इसी याद में मतलब इसी जीत की खुशी में वो एक विक्ट्री टावर बनवाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो बैटल ऑफ खानवा है उसको जो बाबर है वो जीत जाता है और जो राजपूत होते हैं वो हार जाते हैं। और इस तरह से जो वॉर होती है इनकी मुगल्स के खिलाफ, उसमें जो महाराणा जो संगा की जो आर्मी होती है जैसे कि हम जानते हैं वो पूरी तरह से नॉन मुस्लिम होती है, लेकिन जो बाबर होता है वो इस बैटल को कैसे जीतता है, जिहाद का नारा लगा के। और धर्म हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, चाहे हम कोई हिंदू हो चाहे कोई मुस्लिम हो कोई भी हो, अगर उसके धर्म पर आप उसे कोई भी बात कह दोगे तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही जो बाबर है वो काफिरों के खिलाफ वो जिहाद का नारा लगाता है, जो उसकी आर्मी है उसका जो हम कह सकते हैं कि वो इतनी ज़्यादा मतलब उस बैटल को ये सोच के लड़ती है कि हाँ मतलब हम अपने धर्म के लिए कुछ कर जाना है, और इसी चीज़ का जो फ़ायदा उठा के जो बाबर है वो उस बैटल को जीत जाता है। और यहाँ पर जो पूरी की पूरी जैसे कि हमने पता है जो आर्मी थी वो इस्लामिक आर्मी थी, ठीक है। और इसी वजह से जो लेटर जो बाबर होता है वो एक टाइटल एज्यूम करता है और मतलब इस जो पूरी बैटल है उसको एक टाइटल देता है और साथ में खुद को भी गाजी, ठीक है ना, और जो हॉली वॉरियर, ठीक है ना, क्योंकि वो जो बैटल है वो धर्म के नाम पे लड़ी गई थी, ठीक है। जो संगा है वो यहाँ पर उसके हारने का एक ये रीज़न भी होता है, जो महाराणा संगा होते हैं कि जो सिलहादी जो पहले उनका वफादार होता था, जो उनका साथ देने की बात करता था इस बैटल में, वो अपनी साइड चेंज कर लेता है। वही है घर का बेदी लंका ढाए, तो यहाँ पर जो ये सिलहादी है ये वही करता है, ये अपनी साइड चेंज कर लेता है और कहीं ना कहीं जो उनकी टेक्निक्स होती है महाराणा संग्राम की जो प्लानिंग होती है वो जाके पूरा बाबर के सामने रख देता है। तो इस तरह से जो ये विक्ट्री है जो मुगल्स की इसमें देखी गई इस बैटल में, तो एक लैंडमार्क विक्ट्री कहेंगे हम, क्योंकि इसके बाद जो पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया है वो मुगल्स के अंदर आ जाता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने के लिए मिलता है हमें इतिहास के अंदर, क्योंकि अभी तक जो राजपूतों ने कहीं ना कहीं जो मुस्लिम रूल है उसको इतने ज़्यादा अच्छे से स्टैब्लिश होने से रोक रखा था, अब उसको रोकने वाला कोई नहीं बचा होता, ठीक है। अब जो बाबर है वो बिना किसी तकलीफ के, बिना कोई डिस्प्यूटेड एरिया के पूरा का पूरा मास्टर बन चुका होता है नॉर्दर्न इंडिया का, और जो राजपूत की जो पावर होती है वो
वो उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, यहाँ तक कि जो रिवाइव होने के चांस कि अगले शायद कुछ सालों में वो वापस से इतने स्ट्रांग हो पाए, उस चांस को भी पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ खांडवा द सेंटर ऑफ मुगल पावर बिकम आगरा, और जैसे ही वो जो विक्ट्री मिलती है मुगलों को खांडवा के बैटल में, अब उनका जो सेंटर बन चुका होता है वो किसको बना लेते हैं, आगरा को बना लेते हैं। ठीक है, अब वो काबुल को छोड़ देता है। बाबर कहाँ से आया था, काबुल से आया था, लेकिन अब वो काबुल को छोड़ के अपना मेन सेंटर किसको बना लेता है, आगरा में बना लेता है। एंड कंटिन्यू टू रिमेन सोटेल, और वो फिर यहीं पर ही रहता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाबर से लेके जो आलमगीर है, ठीक है ना, आलमगीर तक यहाँ पर जो आलमगीर की जो डेथ होगी वो सब यहीं पर ही होगी। ठीक है, अब आगे पूरा का पूरा जो वंश चलेगा बाबर का, वो सारा यहाँ भारत में ही चलेगा। ठीक है। Death and succession. Sanga was taken away from the battlefield in the unconscious state by the Prithviraj कछवा एंड द मालदेव राठौर ऑफ मारवाड़। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैटल फील्ड में ही ये बेहोश हो गए थे, और उसके बाद जो पृथ्वीराज सिंह होते हैं कछवा के, और जो मालदेव राठौर होते हैं, वो इनको अपने साथ ले आते हैं उसी बेहोशी की हालत में। आफ्टर रीगेनिंग कॉन्शियसनेस ही टुक एन ओथ टू नॉट रिटर्न इन टू चित्तौड़ अंटिल ही हैड डिफीटेड बाबर एंड कॉन्क्वायर्ड दिल्ली। और उसके बाद जो महाराणा संग्राम होते हैं, जब इनको होश आता है तो ये कसम खाते हैं कि वापस से चित्तौड़ नहीं जाएंगे जब तक ये बाबर को नहीं हरा देंगे और दिल्ली को नहीं जीत लेंगे। और साथ में ये जो टर्बन होता है ना, आपको पता है टर्बन जो सर पे बांधते हैं, ठीक है ना, ये उसको भी बांधना बंद कर देते हैं। ठीक है, और अपने सर पे सिंपल ना एक कपड़ा सा बांध लेते हैं। वाइल ही वॉज प्रिपेयरिंग द वेज अनदर वॉर अगेंस्ट बाबर ही वॉज पॉइजन बाय हिज ओन नोबल हु डिड नॉट वांट अनदर कॉन्फ्लिक्ट विद बाबर। लेकिन देखिए, इनका तो पूरा प्लान था, भले ही जो बाबर है वो महाराणा संग्राम को हरा देता है बैटल ऑफ खानवा में, लेकिन वो उनको किल नहीं करता। तो उसके बाद जैसे ही जो महाराणा संग्राम होते हैं, उनको होश आता है तो वो कसम तो खा लेते हैं कि भाई मैं इसको हराए बिना मैं चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन उन्हीं का खुद का जो नॉबल होता है वो ही उनके साथ धोखा कर देता है, वो उनको पॉइजन खिला देता है। इसलिए खिलाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि और कोई बैटल हो उनकी बाबर के साथ। ठीक है, तो ये खुद का जो नॉबल होता है वही ये काम करता है। ही डाइड इन कल्पी इन 1528, और इनकी जो डेथ है वो कल्पी में हो जाती है 1528 में, और कुछ जगह आपको 20 में 1528 वाली डेट भी दिखाई देगी। ठीक है, और इसके बाद आता है कौन, इनका बेटा, ठीक है, रतन सिंह सेकंड। ठीक है, इन्हीं का जो बेटा होता है, जब हमने शुरुआत में पढ़ा था कि कितने बच्चे होते हैं, तो उनमें से इनके बेटे का नाम बताया था मैंने आपको, रतन सिंह। ठीक है, तो रतन सिंह सेकंड इनका जो बेटा है वो उनको सक्सीड करता है। एंड आफ्टर संगास डिफीट हिज वेसल्स मेहंदी राय वाज डिफीटेड बाय बाबर एट द सीज ऑफ चंदेरी। तो जैसे कि जो मेहंदी राय था वो अब तक इनका साथ देता हुआ आ रहा था, लेकिन जैसे ही महाराणा संग्राम की डिफीट होती है, जो मेहंदी राय होता है उसके साथ भी जो बाबर होता है वो अगली बैटल करता है जिसे नाम दिया गया है बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है, एंड बाबर कैप्चर्ड द कैपिटल ऑफ राय किंगडम चंदेरी, और जो बाबर है वो भी क्या करता है, जो मेहंदी राय होता है उसको भी हरा के जो उसका एरिया होता है चंदेरी, उसको अपने एम्पायर में मुगल रूल में मिला लेता है। ठीक है, जिस तरह से वो महाराणा संग्राम का जो एरिया होता है उसको जीत लेता है, वैसे ही मेहंदी राय के साथ बैटल करके वो चंदेरी को जीत लेता है। Medni was offered Shamshad instead of Chanderi as it was historically important in conquering Malwa, but Rao refused the offer and choosing to die fighting। ठीक है, अब देखिए जो मेहंदी राय होता है, जो मैदनी होता है, वो ऑफर करता है शमशाद को। ठीक है ना, क्या आप किसकी जगह, चंदेरी की जगह क्या ले लो, शमशाद ले लो, क्योंकि वो क्या था, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था हिस्टोरिकली जब उन्होंने मालवा को कॉन्क्वायर किया था। सॉरी, यहाँ पर मैंने आपको कुछ, आप दोबारा सुनिएगा। जो मेहंदी राय है उसको जो बाबर है वो एक चांस देता है, ये कहेगा कि तुमने जो शामशाद वाला जो एरिया वो रख लो, चंदेरी मुझे दे दो। ठीक है, लेकिन जो मेहंदी राय होता है वो इस बात से बिल्कुल मना कर देता है, वो कहता है नहीं, क्योंकि जो चंदेरी होता है वो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब उसने मालवा को कॉन्क्वायर किया होता है तभी वो चंदेरी को कॉन्क्वायर करते हैं, तो वो हिस्टोरिकली वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मेदनी राय के लिए। तो जो मेदनी राय होता है वो कहता है कि नहीं, मैं आपको ऐसे ही चंदेरी नहीं दूंगा। ठीक है, चाहे आप कोई भी जो एरिया है वो आप मुझसे ले लो या दे दो, लेकिन मैं चंदेरी नहीं दूंगा। और वो आखिरी दम तक क्या करता है, लड़ाई करता है। ठीक है ना, बैटल करता है, और फिर आखिरी में वो मर जाता है। ठीक है, जो राजपूत वुमेन होती है, चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, वो अपने आप को बचाने के लिए वो जौहर कर लेते हैं। ठीक है ना, कुछ लोग अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं। बाबर सब्सिक्वेंटली कैप्चर्ड मालवा अलोंग विद चंदेरी, और जो बाबर होता है वो मालवा के साथ साथ फिर चंदेरी को भी क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। एंड फॉलोइंग हिज विक्ट्री ही वॉज अर्लियर रूल्ड बाय राय। ठीक है, और वो अपनी जो विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट करता है, और साथ में जितना भी जो उसका एरिया था उस सारे एरिया को जीत लेता है, जिससे कि उससे पहले जो मेहंदी राय है वो उस पर रूल कर रहा था। ठीक है, तो जो मेहंदी राय का पूरा एरिया होता है वो भी बाबर का हो जाता है, जो महाराणा संग्राम का एरिया होता है वो भी बाबर का हो जाता है। इस तरह से पूरा का पूरा हमने पढ़ लिया जो महाराणा संग्राम है उनके बारे में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि उनका जन्म, उनकी इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में, उनकी डेथ के बारे में, उनको आगे चलकर कौन सक्सीड करता है। तो इस तरह से जो महाराणा संग्राम है वो इतिहास में याद किए जाते हैं, क्योंकि बहुत ही मतलब हम कहेंगे कि इतनी सारी बैटल लड़ी और उसमें सिर्फ एक बैटल हारे, तो पक्का किसी ऐसे इंसान में कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, अपने आप में कितना ब्रेव रहा होगा वो, कि मतलब
हम आज भी हमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई छोटा मोटा रीज़न भी हमें पढ़ने से या कहीं जाने से रोक देता है, लेकिन इन्होंने इनकी एक आँख ना होने के बावजूद भी, एक हाथ ना होने के बावजूद भी, एक पैर ना होने के बावजूद भी, और इतने सारे घाव थे इनकी बॉडी पे, लेकिन फिर भी ये इतनी सारी बैटल्स को लड़ते हैं ब्रेवली। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट राजपूत वॉरियर थे हमारे लिए ये। ठीक है, तो इनकी बायोग्राफी भी हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट थी। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर पूरे डिटेल में कवर करने की कोशिश करी है। आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।